हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हमारे रीड के चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन एवं घनमूल की। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये चैप्टर शुरू किया था क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन एवं घनमूल, जिसमें हम लोगों ने क्यूब्स के बारे में देखा था, घनों के बारे में देखा था, उनकी इकाई संख्या, और उसके आगे हम लोगों ने उसकी और भी प्रॉपर्टीज जो है पिछले वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घन के बाद जो हमारा इसका इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने वर्गमूल पढ़े थे, स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल का टॉपिक है, बिल्कुल सेम है। अगर आप लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ गए हो तो ये टॉपिक जो है आपका घनमूल ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं वर्गमूल की, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट में हम लोग जैसे अगर हम कहते थे कि 5 का स्क्वायर है क्या है, 5 का वर्ग क्या है 25। ठीक है, तो हम लोग कहते थे 5 का वर्ग क्या है 25, 5 का स्क्वायर 25। और जब हम इसका रूट करते थे, जब हम इसका स्क्वायर रूट करते थे, वर्गमूल करते थे, तो वर्गमूल कैसे लिखते थे हम, ये वर्गमूल का हमारा साइन होता था ये रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन है रूट, और रूट में अंदर क्या 25 बराबर 5। लेकिन जब हम रूट करते थे, जब हम वर्गमूल करते थे, तो हम लोग इसके आगे क्या लगा देते थे, क्या लगा देते थे, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते थे। ठीक है, प्लस माइनस लगा देते थे, क्योंकि धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव। इसीलिए जब वर्गमूल करते थे तो हमेशा क्या लगा देते थे, यहाँ पर प्लस माइनस। और जब हम यहाँ पर घात को इधर ट्रांसफर करते थे, जब हम पावर को इस साइड में ट्रांसफर करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 था, हम क्या लिखते थे 25 बराबर नहीं, हम क्या लिखते थे, जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये वर्ग की पावर को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, इस साइड ट्रांसफर करूंगा, तो 25 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, 25 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/2। यहाँ पे 2 है, इस 2 को अगर हम इधर ले गए, इस पावर को, इस घात को अगर हम इधर ले गए, कैसे आ जाएगी वो पावर 1 के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, 1/2 हो जाएगी बराबर 5। और इस 1/2 को ही हम कैसे लिखते थे, यहाँ पर ये रूट लिखते थे। इस 1/2 को ही कैसे लिखते थे, रूट लिखते थे। ठीक है, ये रूट का हमारा साइन है और आगे क्या प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने वर्गमूल में पढ़ा था, स्क्वायर रूट में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट्स की यानी कि घनमूलों की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूब रूट्स यानी कि घनमूलों की, तो उसके लिए पहले हम किसी भी एक नंबर का क्यूब ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना है 8। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, इस 3 घात क्या है 2 की, यहाँ पर 3 है, इस घात को मुझे इधर लेके जाना है। ठीक है, इस घात को मुझे इधर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊंगा, इस पावर को इधर लेके जाना है, तो 8 की पावर में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2 बराबर, ये पावर जब इधर जाएगी, जब यहाँ पे स्क्वायर पावर होती थी, जब यहाँ पे वर्ग की पावर होती थी, तो वर्ग की पावर यहाँ पे जैसे 2 लिखा होता था, इधर जाके क्या बनती थी वो 1/2 बनती थी। यहाँ पे अगर पावर स्क्वायर होती थी, यहाँ पे घात में 2 होता था, तो इधर जाके क्या हो जाता था 1/2। अब यहाँ पे घात में क्या है 3 है, अब पावर में 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/3। ठीक है, 8 की पावर 1/3, इधर 3 था,
जब इधर 2 था तो इधर जाके 1/2 हो रही थी, इधर 3 है तो इधर जाके 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अदला बदली करके लिख देता हूँ। 8 की पावर 1/3 इधर लिख दिया मैंने, बराबर 2। ठीक है, इसको ऐसे मैंने चेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब जैसे हम लोग 1/2 की पावर को रूट लिखते थे, ठीक है, 1/2 की पावर को हम लोग रूट बना के लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर पावर क्या है 1/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वैसे यहाँ पे पावर क्या है 1/3, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वैसे ही रूट में जो हम लोगों ने वर्ग में बनाया था ना, वर्गमूल में, वही रूट 8। अब ये वाला तो है हमारा वर्गमूल का, ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन है ये वाला। तो अगर यहाँ पे 1/3 है, अगर यहाँ पे 1/3 है मतलब क्यूब रूट है, घनमूल है, तो घनमूल दर्शाने के लिए यहाँ बाहर क्या लिख देंगे हम 3। ठीक है, घनमूल दर्शाने के लिए बाहर क्या लिख देंगे 3, क्यूब रूट दर्शाने के लिए यहाँ बाहर 3, बाहर 3 आ रहा है, उसका मतलब पावर कितनी है यहाँ पर 1/3 है। अगर बाहर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो पावर कितनी है 1/2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ये बाहर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो पावर कितनी है 1/2, और बाहर अगर 3 लिखा हुआ है तो पावर कितनी है 1/3। ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं है तो घात 1/2, और बाहर 3 लिखा हुआ है तो घात 1/3। तो यहाँ पे 8 की घात 1/3 को कैसे लिखेंगे, ये रूट इधर लिख दिया, बाहर हमने 3 और अंदर 8, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा घनमूल का चिन्ह है। ये क्या है हमारा घनमूल का चिन्ह। एक मिनट, ये क्या है हमारा घनमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह, ठीक है, यह है हमारा क्यूब रूट का सिंबल, घनमूल का चिन्ह। और ये वाला कौन सा होता है हमारा वर्गमूल का, यानी कि स्क्वायर रूट का, जिसमें बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये तो सिंपल से आपका घनमूल है, क्यूब रूट है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज इसमें क्या है, जैसे अगर हम खोलते थे किसी का वर्गमूल, ठीक है, हम लोग अगर √25, जैसे मैंने बताया था √25, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था √25, तो √25 का जब हम लोगों ने वर्गमूल खोला तो हमें पता नहीं था कि वो धनात्मक संख्या का है, पॉजिटिव नंबर का है या नेगेटिव नंबर का है, इसलिए हम क्या लिखते थे यहाँ पर +-5 लिखते थे, मतलब +5 का भी यही है और -5 का भी यही है। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे खोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का घनमूल हम यहाँ पे खोल रहे हैं, 8 क्या है, 8 क्या है धनात्मक संख्या है, 8 क्या है यहाँ पर धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट भी हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक संख्या का घनमूल भी धनात्मक होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट भी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर धनात्मक संख्या अंदर लिखी हुई है घनमूल में तो हमेशा उसका धनात्मक उत्तर आएगा। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। स्क्वायर में वर्गमूल में हम लोग प्लस माइनस का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का यूज जो है नहीं करेंगे। अगर अंदर धनात्मक संख्या है तो बाहर धनात्मक इसका घनमूल आएगा। ठीक है, तो अब ये सब तो हो गया है। अब हम बात करते हैं घनमूल ज्ञात करने की विधि के बारे में। ठीक है, बहुत इजी है, जिसको भी वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट समझ में आ गया है उसे घनमूल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, बस वो रूट के चिन्ह के आगे आपको 3 लगाना है। ठीक है,
और 1 से 20 तक सभी को कम से कम क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं कि आप सवाल में सोच रहे हो कि कौन कौन से जो है इसमें क्यूब्स आएंगे, ये नंबर किसका क्यूब है, ये संख्या किसकी घन है। वहां पे हमें सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। 1 से 2 मिनट में हमें सवाल जो है वो सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोगों को जो है 1 से 20 तक याद होने चाहिए घन। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, जो आपका घातांक चैप्टर का, एक्सपोनेंट चैप्टर का जो पहला वीडियो है, उसमें वो टेबल दी हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए और वो टेबल नोट कीजिए और उसे याद जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आगे आपको दिक्कत ना हो। तो अब हम बात करते हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल ज्ञात करने की विधि। मेथड टू फाइंड क्यूब रूट। मेथड टू फाइंड क्यूब रूट। घनमूल ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि। घनमूल ज्ञात करने की विधि। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट फाइंड करने के मेथड यानी कि घनमूल ज्ञात करने की विधि के बारे में, कि घनमूल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका इकलौता तरीका है, वहां वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में तो हमने तीन तरीके पढ़े थे, एक विषम संख्या वाला, एक फैक्टराइजेशन वाला और एक डिवीजन वाला। मतलब एक विषम संख्या, एक गुणनखंड और एक भाग विधि। लेकिन यहाँ पर घनमूल ज्ञात करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, एक ही तरीका है, और वो कौन सा है, वो है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। फैक्टराइजेशन। यानी कि गुणनखंड। जिसको भी फैक्टराइजेशन करने में, गुणनखंड करने में समस्या आती है, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि ये चैप्टर पूरा होने के बाद अगला जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो भी कौन सा होगा, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन ही होगा। ठीक है, तो अभी बस आप समझ लें, फिर इसके बाद जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे ठीक से डिटेल में, उसमें मैं आपको ठीक से जो है पूरी विधि समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की, जिसमें मैं किताब का ही एक सवाल उठा रहा हूं जो मैंने किताब में देखा था। सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन है 3375 का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करें। किसका घनमूल हमें ज्ञात करना है, 3375 का। ठीक है, 3375 का हम लोगों को क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, घनमूल मतलब क्यूब रूट। ठीक है, 3375 का क्यूब रूट हमें निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ 3375 ये कितना होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमें कौन सी विधि यूज करनी है, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि। तो चलो शुरू करते हैं गुणनखंड विधि। इसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पे कर देता हूं मैं
3375 3375। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमारी, 2। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात याद रखना। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर से किस प्राइम नंबर से ये डिवाइड होता है, कौन सी, जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है जो इसको डिवाइड करेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ठीक है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं आता, एक 2 से शुरू होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर 3375। अभाज्य संख्या अगर किसी को नहीं पता क्या होता है, तो वो संख्या जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो कौन सा है, प्राइम नंबर है। या फिर हम कह सकते हैं इसकी सही परिभाषा, सही डेफिनेशन तो ये है कि वो नंबर जो या तो केवल खुद से डिवाइड होता है या एक से डिवाइड होता है। जैसे कि हमारे पास 2 है, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 या तो 2 से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। जो संख्या या तो केवल खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो कौन सा नंबर है, हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, वैसे सबको पता ही होगी, ये बात बताने की जरूरत थी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में, गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो इस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 2। ठीक है, सबसे छोटी है 2। तो 2 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, एंड में 5 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर एंड में 4, 6, 8 ऐसा कुछ आता है, तो 2 से डिवाइड हो जाता, पर नहीं होगा। 3 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देख लेता हूँ मैं, 3 और 3 6, 6 और 7 13 5 18। हाँ, 3 से ये डिवाइड होगा। हमें अब क्या कोई बता सकता है इस नंबर को देख के कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। एक छोटी सी चीज मैं बीच में जोड़ रहा हूँ, क्या कोई इस नंबर को देख के बता सकता है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं। ये जैसे हमारे पास नंबर है 3375, है ना, ये हमारे पास नंबर है 3375। इसकी सभी संख्याओं को जोड़ दो, 3 + 3 + 7 + 5। ठीक है, इसकी सभी संख्याओं को जोड़ दो, आंसर क्या आएगा, 3 और 3 6, 6 और 7 13 और 5 18। ठीक है, क्या आएगा, 18 आएगा आंसर। इसकी सभी संख्याओं को जोड़ा, क्या है, 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है, क्या 18 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है, 6 बार होता है। 3 से 18 डिवाइड होता है, मतलब कि ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 18 3 से डिवाइड, इसकी सारी संख्याओं को प्लस करा, क्या आया, 18। 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का भाजकता का नियम। क्या बोलेंगे इसको, 3 का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब वो नियम, वो रूल जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों के जो है डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, भाजकता के नियम होते हैं। ठीक है, 10 के बाद 11 और 12 के भी होते हैं। तो जिसको भी, अगर आप लोगों को इसी चैनल पर अलग से रीड बैच में ही डिविजिबिलिटी रूल की, भाजकता के नियमों की क्लास अगर चाहिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें इस चैनल पर अलग से भाजकता के नियमों की, डिविजिबिलिटी रूल्स की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कमेंट में आप बोलेंगे तो इस चैप्टर के खत्म होते ही, ये गुणनखंड का चैप्टर शुरू करने से पहले
मैं एक डिविजिबिलिटी रूल का या भाजकता के नियम का वीडियो जो है बना दूंगा। अगर कोई भी एक भी कमेंट मुझे आता है कि हमें वो क्लास चाहिए, तो मैं ये जो डिविजिबिलिटी का रूल है, जैसे हमारा घन एवं घनमूल का जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे आज ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद अगला वीडियो मैं भाजकता के नियम पे बना दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो, वरना अगर कमेंट नहीं आता है तो इसके बाद हम सीधे फिर गुणनखंड का जो है टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए। तो ये था हमारा 3 का भाजकता का नियम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या है, सभी नंबर्स को प्लस किया तो क्या आ गया, 3 3 6 7 13 5 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर भी, इन चारों संख्याओं का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 3 हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको 3 से कर देते हैं डिवाइड। तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, अब उसी तरह क्या ये 3 से जा रहा है तो इनको भी जोड़ के देख लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो कैसे होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ पर 2 2 और ये कितने हो गए, 3 तिया 9, 2 बचे, कितने हो गए 22, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 22 हो रहे थे, एक बचा 15 हो गए, तो 3 पंजे 15। ठीक है, 3 तिया 9, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, एक बचा 15, 3 पंजे 15। अब क्या है, 375 भी 3 से जा रहा है, वो देख लेते हैं। तो 5 3 8, 8 और 7 15, 5 5 और 3 8 और 7 15। ठीक है, ये भी 3 से हमारा डिवाइड होगा, ये भी 3 से हमारा डिवाइड होगा। इसमें क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 125 आ रहा है, 125 तो मैं खुद जानता हूँ कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 125 किससे डिवाइड होगा, हमारा 5 से होगा। ठीक है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, तो 5 से 125 को हमने करा तो 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, 25 बन गया, फिर 5 से करा, 5 आया, और फिर 5 से कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। ये बीच की रो को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ये 125 वाला कॉलम जो है बहुत छोटा हो रहा है और उसके बाद 25 वाला बहुत बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सही हम कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, ये भी मिटेगा। अब ठीक है, यहाँ पर 125 था, यहाँ पे 25 था, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर भी कितना 5। ठीक है, अब आपको ये टेबल जो है ठीक से दिख रही होगी। क्या करा हमने, 3375 का जो है हम लोगों ने क्या करा, ये मिट कैसे गया पूरा, इसको भी दोबारा लिख देते हैं। तीन 3375 का हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। गुणनखंड में जहाँ 1 आ जाता है वहीं पे टेबल हमारी खत्म हो जाती है। तो क्या बने, अब हमें देखना है कि इधर हमारे कौन कौन से जो है नंबर यूज हुए हैं। तो 3 बार तो 3 यूज हुआ है, और 5 बार 3 बार
5 यूज हुआ है, 3 बार 3 यूज हुआ है और 3 बार ही 5 यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन दोनों नंबरों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, गुणा का, मल्टीप्लाई का। गुणनखंड है ना, गुणन, गुणन मतलब मल्टीप्लाई, गुणनखंड नाम से देखो गुणन है तो बीच में कौन सा साइन लगेगा, इसमें गुणा का। तो लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 हो गए, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये बन गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब याद करो, जब मैंने आपको स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में, जब मैंने आपको गुणनखंड की विधि बताई थी, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने दो दो नंबरों के जोड़े बनाए थे, ठीक है। हम लोगों ने दो दो नंबरों के जोड़े बनाए थे स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास घनमूल है, क्यूब रूट है। तो यहाँ पे क्यूब रूट में हम कितने नंबरों के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पे 3 नंबरों के जोड़े बनेंगे। स्क्वायर रूट में आप ऐसे याद रख लो, वर्गमूल में हमारी घात क्या थी, वर्गमूल में हमारी पावर क्या थी, 2, ठीक है। स्क्वायर रूट में हमारी पावर 2 लग रही थी, तो वहां पे 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं घात, ठीक है। वहां पे घात 2 थी, स्क्वायर रूट में वर्गमूल में घात 2 थी, तो 2 का जोड़ा बन रहा था। यहाँ पे क्यूब रूट में घात 3 है, ठीक है, क्यूब रूट में घात 3 है, इधर लिख देता हूं, क्यूब रूट में घात 3 है, तो 3 का जोड़ा, ठीक है, समझ जाना। घात 3 में 3 का और घात 2 में 2 का जोड़ा, लिख ही देता हूं मैं। ठीक है, घात 3 में 3 का जोड़ा और घात 2 में 2 का जोड़ा, ठीक है। मतलब ये जोड़ा क्या है, जैसे हम लोगों ने वहां पर भी स्क्वायर में वर्गमूल के टाइम पे जब हमने गुणनखंड करा था, फैक्टराइजेशन करा था, तब जो ऐसे वाले हमारे पास नंबर आ गए थे, तब हमने यहाँ पे क्या करा था, 2 नंबर का जोड़ा दिया था, ठीक है। जैसे 3 इंटू 3 दिया था, 5 इंटू 5 दिया था, 2 नंबर के जोड़े लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 घात है, ठीक है, वहां पे 2 घात थी, यहाँ पे 3 घात है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में हम 3 नंबरों के जोड़े लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 नंबर के लेते थे, क्यूब रूट में 3 नंबरों के जोड़े लेंगे। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। वैसे जोड़ा तो 2 का ही होता है, यहाँ पर 3 का ले रहे हैं तो हम इसको तिकड़ी बोल देते हैं, ठीक है, तिकड़ी, 3 की तिकड़ी। तो वहां पे 2 का जोड़ा था, यहाँ पे क्या है, 3 की तिकड़ी है, ठीक है। तो 3 की तिकड़ी हम लोगों ने ले ली, एक तो ये 3 और एक ये 3। अब हमें क्या करना है, ये तिकड़ी पहली बन गई हमारे पास 3, ये तिकड़ी पहली है, ये तिकड़ी दूसरी तिकड़ी, ठीक है। तो यहां पर इस तिकड़ी में से, पहली तिकड़ी में से, पहले ट्रिपलेट में से, पहली तिकड़ी में से हम लोग एक नंबर को लेंगे नीचे, पहली तिकड़ी में से एक नंबर को लिया, ठीक है। पहली तिकड़ी में से एक 3 को लिया और दूसरी तिकड़ी में से एक 5 को लिया, ठीक है। वहां पे क्या करते थे, वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में हम लोग जब गुणनखंड करते थे तो 2 के जोड़े बना के, वो 2 जोड़े में, मतलब एक जोड़े में से एक नंबर, जैसे अगर 2 इंटू 2 का जोड़ा है, 2 इंटू 2 का वहां पे जोड़ा था स्क्वायर रूट में, तो 2 इंटू 2 का हम लोग 1 2 उतारते थे, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें तिकड़ी लेनी है, 3 का पेड़ लेना है, ठीक है, तिकड़ी लेनी है। तो वहां पे जोड़े में से एक उतारते थे, यहाँ पे तिकड़ी में से एक उतारेंगे, ठीक है। तो 3 की तिकड़ी में 3
और यहाँ पर 5 की तिकड़ी में 5, ठीक है। तो 3 इंटू 5 कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपका जो 3375 का जो घनमूल है, 3375 का जो घनमूल है उसको आप करके देख लेना, 15 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। फिर से समझ लो गुणनखंड विधि क्या है। गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन में जो नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर का फैक्टराइजेशन कर लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड के बाद आपके पास इधर जो संख्याएं आएंगी, जो प्राइम नंबर्स आएंगे, अभाज्य संख्याएं, उनके 3-3 के जोड़े बनाने हैं, मतलब 3-3 की तिकड़ी बनानी है और एक तिकड़ी में से एक नंबर नीचे उतारना है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 होता, ठीक है, अगर ये यहाँ पे होता 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये तिकड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। ये तिकड़ी यहाँ पर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, सारे नंबर अलग अलग है। तिकड़ी में क्या होने चाहिए, सारे नंबर एक जैसे होने चाहिए। ये 3, ये 3, ये 3। यहाँ पे भी जोड़े में देखो 2 इंटू 2 का बना था, 2 इंटू 3 का नहीं बना है। यहाँ पे सारे नंबर सेम होने चाहिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे जमाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आपने जिस नंबर से डिवाइड करा है ना, तो जो आंसर आया पहले इसी नंबर को चेक करना। जैसे यहाँ पे 3375 को मैंने 3 से करा, ये 1125 आया। इसको भी पहले मैंने 3 से चेक करा कि 3 से हो रहा है कि नहीं। अगर ये 3 से नहीं होता तो भी, तो फिर मैं उसके बाद 5 लगा देता इसमें, 5 का जो नंबर है वो ट्राई कर लेते। पर पहले शुरुआत में हमने किससे चेक किया, 3 से चेक किया। और 3 का भाजकता का नियम मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि 4 जो भी नंबर है उसकी सभी जो डिजिट्स हैं उनको, इसकी सभी संख्याओं को प्लस कर दो और प्लस करके जो आंसर आ रहा है उसको 3 से डिवाइड करके देख लेना। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 2 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी भाजकता का नियम है, 6 का भी नियम है, 7 का भी नियम है, 8 का भी नियम है, 9 का भी नियम है, 10 का भी है और 11 का भी है। तो जिसको भी वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप किसे आप एक वीडियो बनाओ। अगर मेरे पास कमेंट आता है तो मैं इस चैप्टर के पूरा होते ही डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम का एक वीडियो जो है डाल दूंगा। पहले तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आएगा, पिछले साल के सवालों का आएगा। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो डिविजिबिलिटी रूल का होगा, भाजकता के नियम का होगा। उसके बाद फिर उसके अगले वीडियो से हम लोग गुणनखंड जो है चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब 1 महीना ही रह गया, 1.5 महीना रह गया रीट में, तो अब वीडियोस जो है रोज आएंगे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी दिन का गैप ना हो, ताकि जो है कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो सके। तो अगर आप आज या कल में ही कमेंट करके बता देते हैं तो परसों, तो कल तो मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ले आऊंगा और परसों में भाजकता के नियम का जो है वो वीडियो डाल दूंगा। परसों तक ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये गुणनखंड की विधि थी, घनमूल ज्ञात करने की, क्यूब रूट फाइंड करने की जो मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको समझ में आ गया होगा। घनमूल का एक ही मेथड होता है, ठीक है। इसमें ना तो वो विषम संख्या ओड नंबर वाला चलता है, ना डिवीजन चलता है। इसमें केवल एक है गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गई होगी। आपका ये जो चैप्टर है यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या क्या पूछे गए हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसके अलावा अगर आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में, अगर एक ही सवाल होगा, छोटा भी होगा, तो शॉर्ट वीडियो बना के शॉर्ट डाल दूंगा मैं, ठीक है। या फिर अगर कोई क्वेरी है, छोटा मोटा सा सवाल है, तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं रेगुलरली अपना चैनल जो है चेक करता रहता हूँ, व्यूज़ और कमेंट्स अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली कुछ सवाल पूछोगे तो जवाब भी मिलेगा। कोई सवाल ऐसा होगा जो बोर्ड पे करवाना होगा तो उसका वीडियो भी बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।